हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। साथ में अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप कर रहे होंगे बाय रिवाइजिंग ऑल दोज थिंग्स विच आर इन योर सिलेबस। तो फ्रेंड्स, आज का जो यह वीडियो है वह बेसिकली डेडिकेटेड है फाइनेंशियल रूल्स को लेके, जिसमें हम टेंडर कॉन्ट्रैक्ट और स्टोर सेक्शन को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। उससे रिलेटेड एमसीक्यू देखेंगे और आपकी प्रैक्टिस को और भी मजबूत बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो यह पहला सवाल है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यहाँ पे पूछा गया है, इन केस आ सिंगल ऑफर इज रिसीव्ड अगेंस्ट एन एडवर्टाइज्ड टेंडर फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ नॉन स्टॉक आइटम, व्हाट विल बी द कोर्स ऑफ एक्शन। तो जैसे हमने नॉन स्टॉक आइटम के प्रोक्योरमेंट के लिए एक टेंडर एडवर्टाइज करा, फ्लोट करा, और इस केस में केवल हमको सिंगल ऑफर ही रिसीव हुआ। ठीक है, तो इस केस में हमारा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। अगर नॉन स्टॉक आइटम नहीं पता है तो हम आपको बता दें। जैसे रेलवेज के अंदर क्या होता है कि एक स्टैंडर्ड नॉमेनक्लेचर लिस्ट होता है आइटम्स का। ठीक है, तो उसके अंदर ऐसे आइटम जो कि जिनका परचेस नहीं किया जाता फॉर स्टॉकिंग पर्पज, उनको परचेस नहीं किया जाता, तो ऐसे आइटम्स को हम नॉन स्टॉक आइटम बोलते हैं। ठीक है, तो इस केस में ऑप्शन दिया है, केस shall normally be retendered, case may be accepted if rate is reasonable, case may be accepted if urgency is certified by indenter, और none of the above। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? केस may be accepted by if rate is reasonable। so option number 2 is the right answer for this question। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 92, when only one offer is received against a limited tender, what is the normal course of action। देखिए, यहाँ पे सिनेरियो है लिमिटेड टेंडर का। तो लिमिटेड टेंडर के केस में अगर केवल एक ऑफर रिसीव होता है तो इस केस में फ्रेश टेंडर शुड बी इनवाइटेड। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। हमने देखा अभी ओपन टेंडर का केस था, तो अगर हमें जो रेट्स है रीजनेबल लगे तो इस केस में हमने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन लिमिटेड टेंडर के केस में अगर केवल एक ऑफर रिसीव हो रहा है तो इस केस में हमको फ्रेश टेंडर इनवाइट करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स होल्ड ट्रू इन एक्सेप्टिंग द टेंडर्स। ऑप्शन दिया है, स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स शुड बी प्लेस्ड विद इन द वैलिडिटी पीरियड ऑफ एक्सेप्टेड ऑफर। ठीक है, आफ्टर अप्रूवल ऑफ द टेंडर कमिटी रिकमेंडेशंस, नो टाइम शुड बी लॉस्ट इन इंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट। और ऑप्शन थ्री है नीदर वन नॉर टू। ऑप्शन 4 है 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दैट ऑप्शन बोथ 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, पूछा जा रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनकवर्ड ड्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे अनकवर्ड ड्यूज का डेफिनेशन पूछा जा रहा है या मीनिंग पूछा जा रहा है कि अनकवर्ड ड्यूज क्या होते हैं। तो बेसिकली यह क्वेश्चन भी आपका मटेरियल मैनेजमेंट से रिलेटेड है। पूछा है, व्हेन इंडेंट इज कवर्ड बाय पीओ बट मटेरियल हैज नॉट बीन सप्लाइड। ठीक है, व्हेन फर्म हैज डिलीवर्ड द मटेरियल अगेंस्ट द पीओ, व्हेन पीओ हैज नॉट बीन प्लेस्ड, एंड नन ऑफ दीज। तो बेसिकली ड्यूज जो होते हैं वह दो टाइप के होते हैं, वन इज कवर्ड ड्यूज एंड अदर इज अनकवर्ड ड्यूज। ठीक है, तो कवर्ड ड्यूज क्या होते हैं? when indent is covered by PO, that means what, purchase order, but material has not been supplied, then it is called a covered dues। ठीक है, और इसके अगेंस्ट अनकवर्ड ड्यूज की बात करें तो इस केस में when PO has not been placed, then it is the case of uncovered dues। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। तो अनकवर्ड ड्यूज के केस में यहाँ पे PO has not been placed।
ठीक है। कवर ड्यूज का मैंने आपको बता दिया। सो ड्यूज आर नोन एज द कवर ड्यूज व्हेन अवर प्रीवियस रिकूपमेंट सीट्स और एस्टीमेट सीट्स हैव बीन कवर्ड बाय अ परचेस ऑर्डर, बट लेकिन फर्म ने जो है तो मटेरियल अभी तक सप्लाई नहीं किया है, तो उसे हम बोलेंगे क्या, कवर ड्यूज। ठीक है। सो द कवर ड्यूज आर द आउटस्टैंडिंग क्वांटिटीज अगेन अगेंस्ट ऑल द लाइव परचेस ऑर्डर्स। ठीक है। और अनकवर ड्यूज की बात कर लें अगर, तो अनकवर ड्यूज के केस में क्या होगा, अगर हमारा जो एस्टीमेट सीट्स है दैट इज नॉट बीन कवर्ड बाय परचेस ऑर्डर या पार्शियली कवर्ड है, तो इस केस में क्वांटिटीज आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग फॉर कवरेज अगेंस्ट प्रीवियस इक्विपमेंट सीट्स आर नोन एज अनकवर्ड ड्यूज। ठीक है। तो इस केस में पीओ जो है प्लेस नहीं होता है यहाँ पे। तो दिस इज अ कवर ड्यूज, ऑप्शन नंबर फर्स्ट का यहाँ पे लिखा हुआ है जो ऑप्शन दिया हुआ है, एंड ऑप्शन नंबर थर्ड जो है यहाँ पे, तो इस केस में दिस इज अ अनकवर ड्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कंडक्ट ऑफ ई रिवर्स ऑक्शन ऑन IREPS पोर्टल। तो ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन है, ठीक है, यानी ऑनलाइन रिवर्स ऑक्शन है IREPS पोर्टल पर। ठीक है। सो ऑप्शंस दिया है यहाँ पे, और बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स और विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। यहाँ पे करेक्ट को हाईलाइट किया गया है। ऑप्शन दिया है इट कैन बी डन फॉर स्टोर्स एंड वर्क स्टैंडर्ड्स। ऑप्शन टू दिया है मेक इन इंडिया पॉलिसी इज नॉट एप्लीकेबल फॉर E-RA, मतलब इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन के लिए के केस में मेक इन इंडिया पॉलिसी अप्लीकेबल नहीं है। ऑप्शन थ्री दिया है दिस इज अ टू स्टेज प्रोसेस। ठीक है। और पूछा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन एंड ऑप्शन नंबर थ्री बोथ आर करेक्ट, बट ऑप्शन नंबर टू इज नॉट करेक्ट। ठीक है। मेक इन इंडिया पॉलिसी इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन। तो इस केस में वन एंड थ्री, दैट इज ऑप्शन नंबर टू इज राइट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 पूछा जा रहा है विच आर द फॉलोइंग अथॉरिटी और एजेंसी इज अथोराइज्ड टू कंडक्ट स्टेचुटरी ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ इंडियन रेलवे। तो देखिए ऑडिट से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे। तो ऑडिटिंग एजेंसी यहाँ पे पूछा जा रहा है, जो हमारा जैसे जब भी हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाता है तो उस केस में जो भी गवर्नमेंट का या फिर रेलवे की अगर बात करें, तो जितना भी एक्सपेंडिचर हुआ है या जितना भी रेवेन्यू आया है तो उसका एक ऑडिट बनता है। ठीक है। और यह ऑडिट जो है वह कैग द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, दैट इज कैग, दैट इज कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। यह बेसिकली एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो अंडर आर्टिकल 148 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन है, और इसका जो ड्यूटी ऑफ कैग है वह अंडर आर्टिकल 149 के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। यहाँ पूछा जा रहा है फॉर सप्लाई टेंडर्स अ टेंडर कमिटी इज रिक्वायर्ड टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर टेंडर वैल्यूइंग अबव रुपीज 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख एंड 50 लाख। तो इस केस में टेंडर कमेटी का रिक्वायरमेंट होता है या टेंडर कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है अगर कोई सप्लाई टेंडर का जो वैल्यू है वह 50 लाख से एबव है। तो ऑप्शन नंबर फोर इज द राइट आंसर। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा जा रहा है अ नॉन स्टॉक रिक्विजिशंस हैविंग एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ 44 lakh is required to be approved by which level officer of user department before submitting it to stores department for procurement। तो नॉन स्टॉक डिमांड है, यहाँ पे नॉन स्टॉक रिक्विजिशंस है। तो 44 लाख के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो MSOP 2018 को फॉलो करते हुए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज SAG ऑफिसर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ओके।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। पूछा जा रहा है एक्स्ट्रा इन्वेंट्री kept in stock to cater for default by suppliers and also take care of fluctuations in demand is known as emergency store, buffer stock, special store, custody stock। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज बफर स्टॉक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ई रिवर्स ऑक्शन दैट मीन्स व्हाट, इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन या ऑनलाइन रिवर्स ऑक्शन बीइंग कंडक्टेड थ्रू IREPS पोर्टल। अभी हमने ई रिवर्स ऑक्शन पर एक क्वेश्चंस देखा था और यह सेकेंड क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि ई रिवर्स ऑक्शन जब भी कंडक्ट किया जाता है थ्रू IREPS पोर्टल दैट इज इंडियन रेलवे ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम पोर्टल, तो यह प्रोसेस जो होती है, तो यह किस तरह की प्रोसेस है इसके बारे में पूछा गया। इस प्रोसेस का नेचर कैसा है, ठीक है। सो बेसिकली इट इज अ टू बिड टू स्टेज प्रोसेस। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर या ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। It is a two bid two stage process. So ERA is a two bid two stage process. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। देखिए पूछा जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टॉक वेरिफिकेशन बाय अकाउंट डिपार्टमेंट। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने की पूरी प्रबल संभावना है इस क्वेश्चन की। दिया है ए कैटेगरी आइटम्स आर टू बी वेरीफाइड वंस इन अ 6 मंथ, सी कैटेगरी आइटम्स आर टू बी वेरीफाइड वंस इन अ 2 ईयर, थर्ड है स्टोर्स विथ इम्प्रेस्ड होल्डर्स आर टू बी वेरीफाइड वंस इन अ 3 ईयर्स। तो पूछा जा रहा है विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो जैसा कि आपको मैं बता दूं, ए कैटेगरी आइटम्स आर टू वेरीफाइड वंस इन अ 6 मंथ बिल्कुल सही है। ए कैटेगरी आइटम्स जो ए वैल्यू आइटम्स होते हैं उनको 6 महीने में एक बार वेरीफाई किया जाता है। बी वैल्यू आइटम को 1 साल में एक बार वेरीफाई किया जाता है। सी कैटेगरी आइटम को 2 साल में एक बार वेरीफाई किया जाता है। ठीक है, तो 6 महीने, 1 साल या 1 वर्ष और 2 वर्ष, ए बी सी के लिए हमने देख लिया। इसके अलावा और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पर अगर हम बात करें तो जितने भी M&P हो गए दैट मीन्स मशीनरी एंड प्लांट्स हो गए उनको वंस इन अ 3 ईयर किया जाता है, और जितने टूल्स एंड प्लांट्स हो गए उनको भी वंस इन अ 3 ईयर किया जाता है। ठीक है, और साथ में जो वर्कशॉप या PU के अंदर इन्वेंटरी है, ठीक है, उनको भी तीन साल में एक बार किया जाता है। तो TNP, MNP और जो इन्वेंटरी है वर्कशॉप और PU में उनको 3 साल में एक बार किया जाता है। इसके अलावा स्टोर्स विथ इम्प्रेस्ड होल्डर्स होते हैं वह वंस इन अ 2 ईयर्स किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो हमारा लिखा है स्टोर्स विथ इम्प्रेस्ड होल्डर्स आर टू वेरीफाइड वंस इन अ 3 ईयर, ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। स्टोर्स विथ इम्प्रेस्ड होल्डर्स आर टू वेरीफाइड वंस इन अ 2 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा करेक्ट होगा, तो 1 एंड 2 इज द राइट आंसर होगा इसका। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, देखिए यहाँ पे ऑल ऑफ 3 भी है ऑप्शन में, ठीक है, बट इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए पूछा जा रहा है ISO 9001 2015 इज अ सर्टिफिकेशन फॉर। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर मैंने एक वीडियो बना रखा है। तो इस क्वेश्चन का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आई बटन में दे दूंगा, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। ISO 9001 2015 इज अ सर्टिफिकेशन फॉर इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम या OHSMS या नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज अ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, इसके अलावा इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए अगर बात करें तो ISO 14001 होता है। ठीक है, ISO 14001 -2015 जो होता है वह इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए होता है। ISO 50001 की बात करें अगर, सॉरी, ISO 18001
की बात करें अगर, तो ISO 18001 पहले यह OHSAS के नाम से था, जिसको बाद में मॉडिफाई कर दिया गया और इसको बोला गया ISO 45001। ठीक है, और ISO 45001 जो है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को बताता है। ठीक है, ISO 45001 यह ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को बताता है। ठीक है, इसके अलावा ISO 50001 जो है, ISO 50001 वह एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा हमारा रेलवे इंडस्ट्री के लिए क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की अगर बात करें, जैसे मैंने आपके लिए अभी ISO 9001 2015 बताया आपको, यह क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए है। तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में भी अगर हम रेलवे इंडस्ट्री की बात करें, तो इसके लिए जो परफेक्ट ISO स्टैंडर्ड है वह है ISO 22163। ठीक है, तो ISO 22163 रिप्रेजेंट्स क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम फॉर रेलवे इंडस्ट्री। ठीक है, तो यह वीडियो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से भी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा जा रहा है, मेक इन इंडिया पॉलिसी इज नॉट एप्लीकेबल टू विच काइंड ऑफ टेंडर्स एंड प्रोजेक्ट्स। तो ऑप्शन दिया है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सेकंड दिया है वर्क टेंडर्स, थर्ड दिया है गुड्स एंड सर्विसेज टेंडर्स, एंड फोर दिया है नन ऑफ द थ्री ऑप्शंस। तो मेक इन इंडिया पॉलिसी इज नॉट एप्लीकेबल, यहाँ बोला जा रहा है नॉट एप्लीकेबल, प्लीज सी। सो मेक इन इंडिया पॉलिसी इनमें से किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है? ठीक है, इन विच काइंड ऑफ टेंडर्स एंड प्रोजेक्ट्स। तो PPP प्रोजेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल है, वर्क टेंडर्स के लिए एप्लीकेबल है, गुड्स एंड सर्विसेज टेंडर्स के लिए एप्लीकेबल है। सो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द थ्री ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, नन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 काफी इंपॉर्टेंट है। एज पर स्टोर कोड्स एन आइटम नॉट रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज फॉर विच इट वॉज ओरिजिनली प्रोक्योर्ड इज नोन एज। तो स्टोर कोड के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि आइटम इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज फॉर विच इट वॉज ओरिजिनली प्रोक्योर्ड। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एन स्क्रैप आइटम। ठीक है, तो स्क्रैप आइटम का डेफिनेशन है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा जा रहा है, इन ABC एनालिसिस व्हाट डज C कैटेगरी आइटम्स रिप्रेजेंट्स। दैट इज अ लो कंजम्पशन वैल्यू आइटम्स, लो वैल्यू बट इंपॉर्टेंट आइटम्स, हाई कंजम्पशन वैल्यू आइटम्स एंड लो रेट आइटम्स। तो यहाँ पे ABC एनालिसिस आपने इन्वेंट्री कंट्रोल पढ़ा होगा। तो बेसिकली इन्वेंट्री कंट्रोल के अंदर एक ABC एनालिसिस होता है, जिसमें ए तरह के जो आइटम होते हैं, ए कैटेगरी आइटम, दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव नेचर के होते हैं, एक्सपेंसिव इन्वेंट्री होती है, और हमें इसमें एक्यूरेट कंट्रोल रखना होता है, एक्यूरेट कंट्रोल रिक्वायर्ड होता है इसके लिए। और बी कैटेगरी आइटम्स होते हैं, दैट इज अ मॉडरेटिवली वैल्यू आइटम्स होते हैं एंड मॉडरेट कंट्रोल रिक्वायर्ड होता है। और सी कैटेगरी जो आइटम्स होते हैं, दैट इज लो कॉस्ट इन्वेंट्री होती है और इनमें मिनिमम कंट्रोल रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो ऑप्शन में भी यही है कि सी कैटेगरी आइटम्स होते हैं, दे रिप्रेजेंट्स अ लो कंजम्पशन वैल्यू आइटम्स। ठीक है, तो लो वैल्यू आइटम्स होते हैं, लो कंजम्पशन वैल्यू आइटम्स, दैट रिप्रेजेंट्स सी कैटेगरी आइटम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा जा रहा है, एज पर MSOP हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू एक्सेप्ट टेंडर कमिटी केस वैल्यूइंग Rs 35 करोड़ 10 लाख। ऑप्शन दिया AGM, PCMM, CMM एंड डिप्टी CMM। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज PCMM। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी इज द, या ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
पूछा जा रहा है हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू अपॉइंट आर्बिट्रेटर इन आर्बिट्रेशन केसेस रिलेटेड टू स्टोर टेंडर्स। तो यहाँ पे आर्बिट्रेशन केस में आर्बिट्रेटर को कौन अपॉइंट करता है, ठीक है, और ऐसे केसेस जो कि स्टोर टेंडर से रिलेटेड होते हैं, पीसीएमएम, पीएफए, जीएम और डीजीएम, दैट इज डिप्टी जीएम लॉ। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3 जीएम। तुम्हारे जीएम सर हैं, वो अपॉइंट करते हैं आर्बिट्रेटर को इन आर्बिट्रेशन केसेस रिलेटेड टू स्टोर टेंडर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा जा रहा है एज पर एमएसओपी फॉर स्टोर्स मैटर नॉर्मली एडवर्टाइज्ड टेंडर्स आर टू बी इनवाइटेड फॉर एस्टिमेटेड वैल्यू अबव। तो एज पर एमएसओपी फॉर स्टोर्स मैटर, तो जो भी नॉर्मली एडवर्टाइज टेंडर्स होते हैं दैट आर टू बी इनवाइटेड फॉर एस्टिमेटेड वैल्यू अबव 25 lakhs। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ प्रोक्योरमेंट इन इंडियन रेलवे। तो यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा मेथड है जो कि इंडियन रेलवे में यूज नहीं किया जाता है फॉर द प्रोक्योरमेंट पर्पज। लिमिटेड टेंडरिंग, रिवर्स ऑक्शन, फॉरवर्ड ऑक्शन एंड परचेज थ्रू एसपीसी। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज अ फॉरवर्ड ऑक्शन। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। फॉरवर्ड ऑक्शन इज नॉट यूज्ड फॉर प्रोक्योरमेंट इन द इंडियन रेलवे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। एसपीसी जो होता है एक स्पेशल टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, बेसिकली इसके थ्रू भी जो है तो हमें परचेज करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करें, विच अमॉन्ग फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन ए दिया है द कैपेसिटी ऑफ पार्टीज टू इंटर इनटू एन एग्रीमेंट, फ्री consent ऑफ अ पार्टीज टू द एग्रीमेंट, lawful object and a lawful offer accepted conditionally। तो यहाँ बोला जा रहा है इट इज नॉट, है ना, देखिए यहाँ पे नॉट हाईलाइटेड है। विच अमंग फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो द कैपेसिटी ऑफ अ पार्टीज टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट इज अ एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो होता है, ये सही है। फ्री कंसेंट ऑफ अ पार्टीज टू एग्रीमेंट, बिल्कुल सही है ये भी। इट इज अ लॉफुल ऑब्जेक्ट, ये भी सही है। अ लॉफुल ऑफर एक्सेप्टेड कंडीशनली, ये गलत है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 73, items of store which have not been issued for 24 months and which it is considered are not likely to be utilized on any railway within next 2 years are called मूवेबल सरप्लस, डेड सरप्लस, ओवर स्टॉक, इनएक्टिव। ठीक है, तो ऐसे आइटम्स जो कि 24 मंथ्स से इशू नहीं हुए हैं और अगले भी 2 साल के लिए यूटिलाइज नहीं होंगे, तो ऐसे आइटम्स को हम बोलते हैं डेड सरप्लस। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डेड सरप्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। देखिए पूछा जा रहा है परचेजेस मेड बाय इंडियन रेलवेज आर गवर्न्ड बाय। तो इंडियन रेलवेज के अंदर जो भी परचेजिंग हो रही है तो वह किस एक्ट के तहत हो रही है या किस कॉन्ट्रैक्ट के तहत हो रही है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। सो IRS टर्म्स ऑफ कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और इसके अलावा स्पेशल एंड जनरल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872 एंड सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट ऑफ 1930। ठीक है, एंड ऑप्शन नंबर 4 इज ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो
आप सभी को पता है बेसिकली IRS टर्म्स ऑफ कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स को यूज़ करते ही हैं, साथ में GCC यूज होता है, जनरल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेशल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यूज़ होता है। और इसके अलावा ये जो दो एक्ट हैं दैट इज़ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872 और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, इनका भी यूज़ हम परचेज के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 की बात करेंगे। पूछा जा रहा है स्टॉक वेरिफिकेशन बाय अकाउंट्स रेफर्स टू। So verification of physical stock vis-a-vis book balance done by executive department. So verification of physical stock vis-a-vis book balance done by account department. Stock verifiers. Verification of physical stock vis-a-vis book balance done by stores department, either A और B. तो इसका आंसर हो जाएगा स्टॉक वेरिफिकेशन बाय अकाउंट्स। देखिए यहाँ स्पेशली वर्ड्स यूज़ किया है अकाउंट्स के द्वारा, तो इस केस में अकाउंट्स के लिए जो है तो ये अकाउंट डिपार्टमेंट करेगा। तो वेरिफिकेशन ऑफ फिजिकल स्टॉक विज अविस बुक बैलेंस डन बाय अकाउंट डिपार्टमेंट स्टॉक वेरीफायर। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, ये वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो इस वीडियो में हमने 71 से लगभग 93 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच सके। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपको और किस तरह की वीडियोस चाहिए, मतलब किस टॉपिक्स पर आपको वीडियोस चाहिए तो वो भी हमें बताएं, हम उसके लिए ट्राई करेंगे कि हम आपके लिए वह वीडियो ला सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।